हेलो गाइस, तो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस, आज से हम नया टॉपिक लेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक युग। तो आज से गाइस हम वैदिक युग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले का जो है क्या हुआ था उसकी पूर्व स्थिति पहले देख लेते हैं। तो सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अर्थात अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो गाइस जो है सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ तो उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य ऐसा माना जाता है सामान्यतः कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी, लेकिन अभी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना जाता है। तो लोग गाइज ऐसा कहते हैं कि जो है आर्य ही जो है अपनी सभ्यता को स्थापित करने के लिए सैंधव सभ्यता को ध्वस्त कर दिया और उसी के जगह पे गाइज अपनी नींव रख दी। लेकिन गाइस इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ कल्पना पर आधारित है, क्योंकि इसकी जब महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ में लगे तो ही माना जा सकता है कि ऐसा सच है, पर अभी ये सिर्फ कल्पना की जा रही है। आगे देख लेते हैं गाइस। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो गाइस जो है वैदिक सभ्यता का प्राचीन प्राचीन सभ्यता है जो कि आप जानते हैं वेदों की रचना हुई है, जिसमें वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे और वैदिक संस्कृति में आर्य आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट। यानी कि आर्य शब्द का मतलब होता है सर्व, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग इस श्रेष्ठ जाति के आशय से किया। आर्यों का भी भाषा संस्कृत थी। तो गाइज आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और सर्वप्रथम मैक्स मूलर जो थे 1853 में इन्होंने आर्य शब्द का एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। तो गाइज आगे देख लेते हैं। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आगे देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई। तो गाइस इसी काल में जो है ऋग्वेद संहिता की रचना हुई। अतः यह काल की जानकारी एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। तो यहाँ की जो जानकारी साहित्यिक स्रोत है ओनली। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। तो जो ऋग्वैद आर्य थे तो उनकी जो है भाषा संस्कृत थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। तो जो है सिंधु सभ्यता जो थी विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित है। तो गाइज आप जानते हैं कि जैसे कि वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता के जो है विपरीत थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था, कृषि उनके लिए गौण कार्य था। तो गाइज जो है इनका आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। 1400 ईसा पूर्व के बोगज गोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। तो गाइस जो है 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई अभिलेख है, वहां से जो है ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नारसत्य का उल्लेख मिला है, जिसे लोग अनुमान लगाते हैं, दार्शनिक अनुमान लगाते हैं कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत आए थे। तो ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीन ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलती है। ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। तो गाइस ये जैन अवेस्ता है जिससे ऋग्वेदिक की जो है बातें, बहुत सारी बातें हैं जो जैन अवेस्ता से मिलती हैं।
आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। तो गाइज अब आगे हम देख लेते हैं कि आर्यों के मूल निवास के जो विभिन्न विचार हैं वो अलग अलग हैं, वो कैसे हैं। तो आगे देखते हैं गाइज। तो विद्वान गाइज प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्यों का जो है मूल निवास मध्य एशिया यानी कि बैक्टीरिया है। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थल उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ ध्रुव। तो पोलर पे कहाँ रहते होंगे गाइस। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास विद्वान है, इनका कहना है कि सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। और विद्वान दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत है। विद्वान नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने बोला कि दक्षिण रूस से आए थे आर्य। और गंगानाथ झा ने बोला है कि महर्षि देश से आए हैं। और गाइल गाइल्स महोदय ने कहा है कि आर्य हंगरी एवं डेन्यूब नदी घाटी की तरफ से आए हैं। प्रोफेसर पेंका ने कहा है कि जर्मनी के मैदानी भाग से आए हैं। नोट: अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। तो गाइस जो है मध्य एशिया यानी कि एशिया के बीच के भाग से जो है आर्य आए थे। तो मैक्स मूलर के विचार से बहुत सारे जो है विद्वान सहमत हैं, अधिकांश लोग। भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं गाइस। तो आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें है गाइस सिंधु, सरस्वती, शुतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, परुशणी, रावी, वितस्ता, झेलम और अस्किनी चिनाब। तो गाइज ये सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। तो गाइज इनका ऋग्वेद से प्राप्त जो है जानकारी उसमें आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। तो जो है सतलज से यमुना तक का ब्रह्मवर्त कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। इससे ऋग वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। तो अब देख लेते हैं गाइस अर्ली वैदिक पीरियड 15 टू 100 BCE, सॉरी 1000 BC, 1500 से 1000 BCE। तो गाइस जो है इसमें एक मोटा मोटा हमने मैप दिया है गाइस, तो मैप में आप देख सकते हैं। तो जो है गाइस यही सप्त सिंधु क्षेत्र है, इसी में यहीं पे सारी नदियां हैं इस साइड से। और आप आगे देख लेते हैं गाइस। गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिससे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। तो गाइस जानते ही है भारत को आर्यावर्त कहा गया। उत्तर भारत में उन्होंने अपना विस्तार पूरी तरीके से कर लिया था, जिसे आर्यावर्त कहा गया है। और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आर्यों ने बहुत सारा कब्जा कर लिया था, जिसे ब्रह्मऋषि देश कहा गया। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो गाइस जो वैदिक संहिताएं थी इसमें 31 नदियों का उल्लेख है और ऋग्वेद में खुद ही 25 नदियों का उल्लेख है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदी का वर्णन है। तो जो है ऋग्वेद की जो नदी है सूक्त है, उसमें केवल 21 ही नदी का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी गाय सिंधु नदी को माना गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है, जिसे देवी तमा, माते तमा एवं नदी तमा। तो गाय सरस्वती नदी के लिए ये तीनों नाम ऋग्वेद में मिलते हैं गाइस। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। तो गंगा नदी का एक ही बार नाम लिया गया है, लेकिन यमुना नदी का 3 बार। और ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख है।
आगे देख लेते हैं ऋग्वेद कालीन नदियां। गाइस इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो प्राचीन नदी परुष्णी, आधुनिक नाम इसका रावी है। सुतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। अश्कनी का नाम आधुनिक जो है चेनाब या चिनाब है। वितस्ता का झेलम, ब्यास का बिपासा का ब्यास, गोमती का गोमल, अभी आधुनिक नाम गोमती नदी का जो है गोमल है। कुंभा या कुंभा का काबुल है। सदानीरा का गंडक है। कुमु का कुर्रम है। सिंधु का इंडस है। अब गाइस इस समय की जो है वैदिक सभ्यता की जो है सामाजिक स्थिति देख लेंगे। तो वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था। अब इस समय गाइस जो है जन्म मूलक सामाजिक संगठन का आधार हो गया था गोत्र मूलक। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था और उसे कुलप कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था, यानी कि महिलाओं को भी सम्मान प्राप्त था। ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नृप का प्रयोग होता था। गाइस ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों के उत्पन्न हुए हैं। और इस काल में स्त्रियां जो है अपने पति के साथ यज्ञ करने में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। तो गाइस यहाँ जो है स्त्रियों को सम्मान मिलता ही था। और जो है परिवार जो है पितृसत्तात्मक है। और परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता ही होता था। और गाइस उससे पिता को जो है कुलप कहते हैं। और महिलाओं को तो सम्मान था ही। और जो दादा, नानी, पोते, पोती आदि को जो है नृप शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, जिसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में गाइस पुरुष सूक्त की चारों जो है वर्णन बताए गए हैं। हाथों से जो है मुख से ब्राह्मण, और हाथों से भुजाओं से जो है क्षत्रिय, और जांघों से वैश्य, और पैरों से शूद्र। और इस काल में जो है गाइस महिलाएं भी पति के साथ अपने यज्ञ में भाग लेती थी। अब आगे देख लेते हैं गाइस पुत्रियों की क्या स्थिति थी। तो गाइस पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, पुत्रियों का भी। और विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी गाइस। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसा कोई प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वहतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक है। तो गाइज यहाँ जो है प्रथा थी, एक ही पत्नी का प्रथा थी। और जो है यहाँ पे विधवा विवाह का भी प्रचलन था, और लड़कियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। और दहेज जैसी प्रथा नहीं थी, लेकिन जो है महिला को शादीशुदा होने पर जो है शादी होने पर कन्या को जो उपहार दिया जाता था उसको वह तू कहते थे। आगे देख लेते हैं। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। तो महिला शिक्षा लेने की अधिकारी थी, वो शिक्षा भी ले सकती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। तो गाइस ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का भी वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था। तो यह स्थिति जानते हैं गाइस, जब पुत्र की प्राप्ति के लिए इसलिए किया जाता था क्योंकि मान लीजिए किसी महिला का पति की डेथ हो गई, अगर वह पति नहीं है, तो ऐसे स्थिति में गाइस वो नियोग करके अपने परिवार को आगे, वंश को आगे बढ़ा सकती है। या फिर उसका पति बांझ है, वो अपना जो है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को नियोग प्रथा को अस्वीकार किया गया था। आगे देख लेते हैं गाइस। तो ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं था। तो गाइस यहाँ जो है दास प्रथा थी, लेकिन उतना कठोर नहीं थी जितना कि यूनान और रोम में थी।
आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। तो गाइस ये सोम और सुरा जो है मादक पदार्थ होते थे, तो उनका प्रचलन था। और आर्य जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन व चर्म के बने होते थे। तो गाइस ये लोग जो वस्त्र पहनते थे, सूत भी पहनते थे, ऊनी भी पहनते थे और चमड़े के बने भी वस्त्र पहनते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो गाइस जो है पवित्र संस्कार है विवाह। आगे देख लेते हैं। अनुलोम विवाह, उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री, तो ये अनुलोम विवाह होता था। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री होगी और निम्न वर्ग का पुरुष होगा। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान, पेशकश धारण करने का विवेचन मिलता है। तो गाइस जो है नर्तकियां जो विशिष्ट परिधान यानी कि जो अपना कपड़ा पहनती थी उससे पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। गाइस कान में कर्ण शोभन एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। इसके अतिरिक्त खादी, रुक्म, भुजबंद, केरू, नुपुर, कंकड़ एवं मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। तो गाइस इतने सारे आभूषण थे जिनको महिलाएं धारण करती थी। विसर्ज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद के लिए हुआ है। विसर्ज अश्वनी देवता को भी कहा जाता है। तो गाइस जो है विसर्ज शब्द जो है ये ऋग्वेद के वैद के लिए है और विसर्ज जो है अश्वनी देवता को भी कहा जाता है। यक्षमा तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पे हुआ है। तो गाइस जो है यक्षदा जो तपेदिक बीमारी होती है उसको बोला जाता है। और मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। तो यहाँ जो है मृत शवों को जो है अग्नि में जला भी दिया जाता था और कभी कभी जो है उनको दफना दिया जाता था। तो राजनीति की स्थिति जो थी यहाँ पे, वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। यहाँ कबीलाई जीवन जीते थे और ऋग्वैदिक लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। और कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहते थे। तो गाइस ये कबीली जीवन जीते थे और इनका एक राजा भी होता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था क्योंकि इसके पांच कबीले कुल थे। तो अनु था, द्रुहु था, पुरु था, तुर्वस था तथा यदु था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था, यानी कि कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुलम अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था जिसका प्रमुख ब्राह्मणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे जिसका प्रधान विश्वपति होता था। विश्व से जन बनता था जो कबीलाई संगठन था। इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। तो सबसे पहले राजा होता था, फिर उसके बाद पुरोहित, फिर विश्वपति, फिर ब्राह्मणी, फिर कुलक। तो ऐसे था ना गाइस की जो है परिवार का मुखिया कुलप होता था और अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर गाइस जो है ग्राम का निर्माण हुआ। ग्राम का निर्माण होता था जिसका प्रमुख जो है ग्रामीणी होता था और अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे जिसका प्रधान विश्वपति होता था। और जो है विश्व से जन बनता था जो कबीलाई संगठन था, इसका प्रधान जनपति होता था। तो गाइस यह इसका जो है राजनीतिक ढांचा हो गया। आगे देख लेते हैं गाइस। तो 10 राज युद्ध जो है 10 राजाओं के साथ युद्ध, 10 राज युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। तो गाइस जो है 10 राजाओं का युद्ध जो है परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों के बीच में। तो जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। विजयी राजा सुदास वित्सु जन से संबंधित था। तो जो ये विजयी राजा सुदास थे ये वित्सु जन से संबंधित थे। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। तो गाइस हम ऋग्वेद तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में जो है जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यही से आते हैं। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 हिस्सों में बटी थी।
तो पहला था कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी। राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना होता था। तो राजतंत्र का जो है, राजा का प्रमुख कार्य जो है कबीले की रक्षा करना होता था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति, विदत प्रमुख है। इन संस्थानों में राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रश्नों पर भी चर्चाएं होती थी। तो गाइड जो है, राजनीति में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं की जाती थी संस्थानों में। तो संस्थान थी, सभा थी, समिति थी, विदत थी। और आगे देख लेते हैं गाइस। ऋग वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा एवं विदत परिषदों में महिलाएं की भी सक्रिय भागीदारी रहती थी। तो जो है सभा एवं विदत तीन गाइस, इन परिषदों में जो महिलाएं भी सक्रिय भागीदारी निभाती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो दो संस्थाएं थी, सभा और समिति, जो राजा को सलाह देती थी। सभी श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। तो यहाँ जो है श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग थे, उनकी यह संस्था थी। जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो गाइस जो है समिति थी ना, तो सभा तो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की थी, लेकिन जो समिति थी वो संस्था जो है सामान्य जनता की थी और सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। तो गाइस जो है समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, और राजा को नियुक्ति और पद से हटाना उनका, और राजा पर नियंत्रण करना इनका प्रमुख कार्य था। विदत आयोग की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। तो गाइस यहाँ जो है भूमि का स्वामी राजा नहीं होता था, और भूमि का स्वामी जो है जनता में ही, लोग, जनता ही थी भूमि की स्वामी। बलि एक प्रकार का कर था। तो गाइस जो है ऋग्वैदिक काल में जो है बलि एक प्रकार का कर था, जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। यहाँ जो है प्रजा क्या करती थी, राजा को स्वेच्छा से दे देती थी। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा जो है जो बलि लेता था उसके बदले जनता की सुरक्षा करता था। राजा नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था। राजा के पास ना गाइस कोई सेना नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था। तो जब गाइस युद्ध होता था तो नागरिकों से वह आग्रह करके नागरिक को ही सैनिक बना लेता था। इसका कार्य संचालन वह समय समय पर नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन रात, गण, ग्राम और सर्ध नाम से विविध टोलियां करती थीं। तो गाइस जो है जिनका कार्य संचालन जो है रातगण, ग्राम और सर्द नाम से जो है कई टोलियां किया करती थी। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता या जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पूरा भेदता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। अब आगे देख लेते हैं गाइस। आर्थिक जीवन। तो आर्थिक स्थिति ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो है संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। पशुपालक प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीय। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। तो गाय जो है, गाय को पवित्र और प्रमुख पशु माना जाता था और इसका जो है विनिमय का साधन भी थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाई गायों को लेकर होती थी। तो गाय जो है इनकी ज्यादातर लड़ाई किसके पास कितनी ज्यादा गायें हैं तो इसीलिए होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था, जो ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि गाय की महत्ता को बताने वाला शब्द है गाइस। तो गविष्टि जो है गाय को अघन्या ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता है। तो गाइस आप जानते हैं वैदिक काल से ही ऋग वैदिक में भी ये है कि गाय को अघन्या माना जाता है, ना मारने योग्य। तो हमारे भारत देश में जो है गाय को अघन्या ही मानना चाहिए। गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई थी। पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। तो गाय जो गाय को मारते थे उन्हें मृत्युदंड या फिर देश निकाला दिया जाता था। और पणी जो है तो वो जो पशुओं की चोरी करते थे उनको गाइस पणी बोला जाता है। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया क्योंकि वह
क्योंकि वही गाय का दूध दुहती थी। तो गाय जो है पुत्री को दुहिता इसीलिए लोग कहते थे, क्योंकि वो गाय का दूध दुहती थी। आगे देख ले तो आगे देख लेते हैं गाइस। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी शामिल थे। तो गाइस जो घोड़ा था तो उसी से आर्य जो है अपनी यात्रा करते थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द हैं, उदर, धान्य और संपत्ति। जहाँ उदर का अर्थ है अन्न मापक बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ है अनाज। तो आगे देख लेते हैं गाइस। व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय दर होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। वे कनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। तो गाय जो है व्यापार पर जो है मणि लोगों का अधिकार था, और व्यापार जो है मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, क्योंकि जो है वहाँ पे गाय जिस समय जो है सिक्के का प्रचलन नहीं था, तो इसीलिए वस्तु विनिमय से होता था कि 1 किलो अगर हम चावल आपको देंगे तो 1 किलो दाल आप हमको देंगे, तो इस टाइप से। परंतु विनिमय का जो माध्यम था वो गाय और घोड़े सहित मतलब जानवर थे गाइज। और जो सूदखोर थे ना गाइज, उनको वेकनाट कहा जाता था, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। सोना के लिए हृदय शब्द मिलता है, कपास का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो गाइज वहाँ जो है वैदिक युग में जो है कपास का जो है उल्लेख नहीं मिला है, और सोने के लिए हृदय शब्द का जो है मिलता है, और बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंगों की जानकारी थी। तो गाइज अष्टकर्णी मतलब 8। अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ, जिसकी पहचान संभवतः तांबे, कापर या कांस्य, ब्रोंज के रूप में की गई। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो गाइज इस काल में लोहा नहीं था। तो आगे देख लेते हैं गाइज। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम में देख लेते हैं। तो उर्वरा तो उपजाऊ भूमि, लांगल सीर यानी कि हल आधुनिक नाम, ब्रिक मतलब बैल, करीश शाकृत गोबर की खाद गाइस, सीता हल की बनी नालियाँ, अवल कूप या कुआं, किवास हलवाहा, पर्जन्य बादल, उदर अनाज मापने वाला, पात्र, और तक्षण बढ़ई, विशस वैद्य, कुशीद ऋण लेने वाला या बलि देने की प्रथा, अनस बैलगाड़ी। तो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।